नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो करेंगे, और जो आपके प्रीवियस ईयर पेपरों के अंदर पिछले पेपरों में आपके बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडिया जीके, चाहे वर्ल्ड जीके, चाहे स्टैटिक जीके के हो, सारे क्वेश्चन हम इसके अंदर कवर करेंगे। और कुछ 3-4 दिन से क्लासेस नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा हेल्थ का इशू था, तो अभी से कंटिन्यू क्लासेस शुरू करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन कि भारत के कौन से शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? गुलाबी शहर, पिंक सिटी। आप सभी को पता है पिंक सिटी अगर बोला जाए हरियाणा के अंदर तो बोला जाता है फतेहाबाद को, और अगर पूछा जाए भारत के अंदर तो जयपुर को बोला जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। इसके साथ ये स्कोर क्या बोलते हैं? पूर्व का पेरिस। आपसे पूछे पूर्व का पेरिस जयपुर को बोला जाता है। भारत का पेरिस, भारत का पेरिस किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके साथ साथ आप ध्यान रखना है। और अगर राजस्थान की बात करें तो अजमेर को जो वो राजस्थान का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, ये भी इसके साथ साथ आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, एडोल्फ हिटलर का जन्म कहां पर हुआ? एडोल्फ हिटलर, पहली बात आपको पता है कहां का? जर्मनी का ये तानाशाह शासक था। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। इसका जन्म जो हुआ 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म हुआ। कहां पर? ऑस्ट्रिया हंगरी, जो कि कहां पर पड़ता है? जर्मनी के अंदर। वहां पर इसका जन्म हुआ। और मृत्यु कब होती है? 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कर लेता है एडोल्फ हिटलर। और जर्मनी का ये आपका शासक हो जाएगा, और जर्मनी में इसका जन्म हुआ, और ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। और अगर आपसे ये पूछ ले किस पार्टी से संबंधित था, तो नाजी पार्टी से ये रिलेटेड, नाजी पार्टी का नेता एडोल्फ हिटलर। और इसकी एक इंपॉर्टेंट पुस्तक, इसको जेल के अंदर बंद किया गया था 1923 के अंदर। उस समय इसने एक बुक लिखी थी जो थी इसकी माई स्ट्रगल, माई स्ट्रगल, या जिसको क्या बोलते हैं? मेन कैंप के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पहले भी, मेन कैंप, या जिसको और क्या बोलते हैं? मेरा संघर्ष। ये पुस्तक किसकी है? एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया। एडोल्फ हिटलर की पुस्तक है, 1923 के अंदर इसके द्वारा लिखी गई। मेन, एग्जाम के अंदर जो पूछा गया ना, मेन कैंप। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पुस्तक पूछी जाती है किसके? एडोल्फ हिटलर की, और इसका मतलब है मेरा संघर्ष, माई स्ट्रगल। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बाकी यहाँ पर फ्रांस जो दिया गया, फ्रांस की कैपिटल कौन सी हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। और स्पेन की कौन सी? माद्रिद, जो है स्पेन की राजधानी कौन सी? माद्रिद हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत में किसके आने से यहाँ मक्के की फसल आई थी? देखो, मक्के से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पहले भी आया था। मक्का, जिसको इंग्लिश में MAIZD बोलते हैं, या कॉर्न जिसको बोला जाता है, और मक्का। मक्के की जब बात की गई, पहली बात अभी शायद 1-2 क्लास पहले जब आया था क्वेश्चन, उसके अंदर दिया गया था कि मक्का कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है या रबी की फसल है? तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर मेन पूछी जाए तो मेन ये खरीफ की फसल है, खरीफ की। लेकिन जहां पर पानी की उपलब्धता अच्छी हो वहां पर ये खरीफ की और रबी की, मतलब 12 मासी ये फसल हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है। वैसे तो मेन खरीफ की है, लेकिन खरीफ और रबी दोनों के अंदर ये हो सकती है। ये क्वेश्चन पूछा गया। अब मक्के की यहाँ पर पूछा गया, भारत में किसके आने से मक्के की फसल आई? तो 16वीं शताब्दी के अंदर जब पुर्तगाली जब भारत आए थे, तो उस समय उनके साथ जो है मक्के की फसल आई, और उस समय इसको बोया जाना जो है वो शुरू हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। और इसके अलावा देखो, कहां पर गोवा की जब बात की जाए, गोवा, देखो जब गोवा के बारे में पूछा जाए, क्योंकि यहाँ पर पुर्तगाली की बात हुई है, पुर्तगाली, तो गोवा जो है ना वो किसके अंडर था? पहले गोवा पुर्तगालियों के अंडर था। किसके? पुर्तगालियों के अंडर था गोवा। गोवा को कब आजाद करवाया गया? तो गोवा 1961 तक जो है किसके अंडर था? 1961 तक पुर्तगालियों के अंदर था। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को, यानी 1961 के लास्ट के अंदर एक ऑपरेशन चलाया गया, जिस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन विजय। और इसके बाद जो है गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त करवाया गया, और उसके बाद गोवा को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, और बाद में गोवा को बाद में जाकर 30 मई 1987 को गोवा जो है वो 25वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आया था। 30 मई 1987 को इसको राज्य का दर्जा दिया गया। उससे पहले इसको केंद्र शासित प्रदेश, और 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर था गोवा। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और मक्के की फसल किसके कारण? पुर्तगालियों के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर संस्थान IICA का मुख्यालय कहां पर है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो पहली बात, इसको कब बनाया गया? इसको बनाया गया 2012 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर जो कहां पर बनाया गया? IMT मानेसर गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। कहां पर है? IMT मानेसर गुरुग्राम के अंदर।
ठीक है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखना। राइट आंसर बनेगा हरियाणा इसका। और अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो गुरुग्राम के मानेसर के अंदर। इसके अलावा आपको पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर संस्थान, इसका भी मुख्यालय कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी? लखनऊ। और लखनऊ के अंदर क्या रहेगा? सिडबी का मुख्यालय। सिडबी का मुख्यालय पूछा गया कई बार, कहां पर? लखनऊ के अंदर रहेगा। ठीक है, तेलंगाना की बात की जाए तो कब? 2 जून 2014 को, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को जो है वो बनाया गया। किससे अलग किया गया? आंध्र प्रदेश से। राजधानी कौन सी? हैदराबाद इसकी राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा शहर बागों के नगर के नाम से प्रसिद्ध है? देखो यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है। पहली बात, आपको यह दिया गया बागों का नगर, बागों का नगर या बागों का शहर। ठीक है, अगर ऑप्शन के अंदर यहां पर आपके सामने बेंगलोर दिया होता तो हम बेंगलोर कर देते। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। तो गार्डन सिटी ऑफ इंडिया जो है वो बोला जाता है किसको? बेंगलोर को। और लेकिन यहां पर बेंगलोर ऑप्शन नहीं है, तो लखनऊ इसका राइट आंसर माना गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर लखनऊ। हमने अभी पढ़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, जहां पर सिडबी का मुख्यालय है। ठीक है, और इसके अलावा देखो बागों का नगर यहां पर हो जाएगा कौन सा? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। इसके अलावा लखनऊ को और क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर भी बोलते हैं। नवाबों का शहर भी बोलते हैं किसको? लखनऊ को। तो ये ध्यान रख लेना। कानपुर, कानपुर को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है किसको? कानपुर को। ठीक है, और कानपुर के अंदर ही आपका एक कौन सा है? जैसे हमने पढ़ा था आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? आलू अनुसंधान केंद्र कहां पर है? शिमला के अंदर। ठीक है, और उसी तरह से कानपुर के अंदर आपका कौन सा है? नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, यानी चीनी का जो इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट। नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। ये भी एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया। जिस तरह से चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर? कटक उड़ीसा के अंदर है। तो इसका देखो कौन सा? लखनऊ बना। ऑप्शन नंबर सी, कानपुर को हम बोलते हैं। इसके अलावा एक एग्जाम के अंदर पूछा गया पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड तो किसको बोला जाता है? मेघालय को बोला जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम के अंदर पूछा गया पूर्व का स्कॉटलैंड किसको? मेघालय को बोला जाता है। मेघालय की राजधानी कौन सी है? कमेंट करके बताना। ग्राम पंचायत शहरी समितियों का कार्यकाल कितना है? तो ग्राम पंचायत और शहरी समितियों कार्यकाल आप सभी को पता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, प्रीतम रानी ठाकरान का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और अगर हॉकी टीम की बात की जाए तो अभी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनेगा, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो अभी हुए थे, पहली बात ये हुए कहां थे? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए। बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए। इसके अंदर भारत की महिला हॉकी टीम, महिला टीम या महिला हॉकी टीम जो थी, इसके अंदर इन्होंने कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता था। कौन सा? ब्रॉन्ज मेडल भारत की हॉकी टीम के अंदर। और भारत की हॉकी टीम की कप्तान कौन है? कप्तान हो जाएगी अभी वर्तमान के अंदर सविता पूनिया। सविता पूनिया का संबंध कहां से है? हरियाणा के सिरसा के जोधका से इनका संबंध है। जोधका सिरसा से संबंध है सविता पूनिया। और ये कैप्टन है भारतीय महिला हॉकी टीम की। और भारतीय महिला हॉकी टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो कि बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर हुए थे, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये आयोजित करवाए गए थे। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल जो वो जीता था इस टीम के अंदर। ठीक है, तो इसका अपना राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। बाकी डिटेल के अंदर करंट अफेयर की क्लास के अंदर करेंगे। तो इसका बना ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का मानक जो है वो मेरिडियन गुजरता है। तो भारत का मानक मेरिडियन या जिसको हम क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय या जिसको हम क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आपका जो हो जाएगा। ये कितने राज्यों से गुजरता है? तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। और कौन सी लाइन इसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंट करती है? तो वो 82.5 डिग्री जो इसको रिप्रेजेंट करती है, वो 82.5 डिग्री रेखा को क्या बोला जाता है? मानक मेरिडियन बोला जाता है। मानक मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन इसको बोला जाता है। कितने? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? यूपी, एमपी, एपी यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़।
ठीक है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 वो राज्य है जहां से आपकी मानक मेरिडियन जो है वो रेखा निकलती है, या जिसको हम कहते हैं IST जो आपकी लाइन है वो कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, यूपी, MP, AP 3 तो आसान हो जाएंगे, उसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन 5 से निकलती है। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तब वहां शासक कौन था? तो कालीकट जिसका भी वर्तमान के अंदर क्या हो जाएगा, कोझिकोड इसको नाम दिया गया अभी, और ये कहां पर पड़ता है? पहली बात केरल के अंदर है। और वास्को डी गामा कब आया था? आपको पता है 1498 के अंदर, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा जो है वो कालीकट के तट पर पहुंचते हैं, और उस समय वहां का शासक जो था वो जमोरिन जो वो शासक था। ऑप्शन नंबर 3 जो इसका वो राइट आंसर है। कालीकट कहां पे? केरल के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो है कहां पर हो जाएगा? पहली बात, पोंगल तमिल जो है वो इस त्योहार को मनाते हैं, और तमिल मोस्टली आपके कहां पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के अंदर ये मोस्टली मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। और जब पोंगल त्योहार जो होता है ना, उस समय एक कह सकते हैं एक यहाँ पर एक और मनाया जाता है जिसको बोलते हैं जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू, ये पूछेगा जल्लीकट्टू जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा तमिलनाडु से संबंधित। जल्लीकट्टू में एक बैल जो है उसके सींग के ऊपर पोटली बांधी जाती है और उसको खोला जाता है, तो वो जल्लीकट्टू बोला जाता है। और ये पोंगल जो आपका त्योहार होता है उसी के अवसर के ऊपर जो है जल्लीकट्टू का भी प्रोग्राम किया जाता है तमिलनाडु के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। पोंगल वैसे एक त्योहार भी है, एक डिश भी है, डिश मतलब कि खाना भी है, और तमिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। आपसे ये पूछेगा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल जो ये फेस्टिवल कहाँ का? ये नागालैंड का है, हॉर्नबिल नागालैंड का। ओणम अगर आपसे पूछ ले तो ओणम केरल का हो जाएगा, ओणम, ठीक है, तो ये इसके साथ ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, साइमन कमीशन जो है कब भारत भेजा गया? साइमन कमीशन आप सभी को पता है, साइमन कमीशन जो भेजा गया था इसके अंदर कितने थे? 7 सदस्य थे। और भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर जितने 7 के 7 सदस्य जो वो अंग्रेज थे, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। और इसके साथ ही इसके अध्यक्ष आपसे पूछ ले कौन हो जाएगा अध्यक्ष? तो जॉन साइमन जो इसका अध्यक्ष, सर जॉन साइमन इसका अध्यक्ष था साइमन कमीशन का। इसका गठन कब किया जाता है? साइमन कमीशन का 8 नवंबर 1927 को इसका गठन किया जाता है। और ये भारत कब पहुंचता है? तो फरवरी 1928 को ये भारत पहुंचता है। फरवरी 1928 यानी कि 3 फरवरी 1928 को कहां पर? तो भारत के अंदर इसको भेजा जाता है, भारत में भेजा जाता है। कब? 3 फरवरी 1928। देखो नवंबर के अंदर इसका गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को इसको भारत भेजा गया। क्वेश्चन में जो दिया गया कि भारत कब भेजा गया, अब 1928 इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1927 इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आप सभी को पता है नवंबर के अंदर इसका गठन हुआ, और इसके बाद 1927 के अंदर नवंबर में, और आपको पता है जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो दिसंबर के अंदर होता है। 43वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कब? दिसंबर 1927 के अंदर। और उसका अध्यक्ष जो है वो कौन था? अध्यक्ष डॉक्टर M.A. अंसारी, ये इसके अध्यक्ष थे। और इसमें जो है इसको पूर्ण बहिष्कार करने का फैसला लिया गया था, किसको? साइमन कमीशन को। देखो गठन हुआ 1900 नवंबर के अंदर, और दिसंबर के अंदर जब 43वां जो आपका दिसंबर 1928 के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कि कौन सा था? मद्रास के अंदर। इसके अंदर पूर्ण बहिष्कार इसका किया गया और पूर्ण स्वराज की इसके अंदर मांग उठाई गई थी। तो इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर बनेगा। और इसके अलावा इसी के विरोध के अंदर 17 नवंबर 1928 को किसकी मृत्यु हो जाती है? पंजाब केसरी या शेरे पंजाब जिसको क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। आप देखोगे नवंबर में इसका गठन हुआ और एग्जैक्ट 1 साल के बाद उसी महीने नवंबर के अंदर जो लाला लाजपत राय जो उनकी मृत्यु हो जाती है लाठियों के प्रहार के कारण। ठीक है, आगे देखो, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत का जब पहले आपका मंत्रिमंडल जो बनाया गया था, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे सबसे पहले कानून मंत्री पूछा गया, विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया, विधि मंत्री या कानून मंत्री बनाया गया। जो आपका पहला मंत्रिमंडल जो बनाया गया था, इसमें इंपोर्टेंट देखो 2-3 एक। इस मंत्रिमंडल के अंदर पहली बात आपसे पूछता है, एकमात्र महिला थी, एकमात्र महिला कौन सी थी महिला? वो थी राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर। तो राजकुमारी अमृत कौर जो इनके पास कौन सा डिपार्टमेंट था? ये स्वास्थ्य मंत्री थी, स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, उस मंत्रिमंडल के अंदर। और राजेंद्र प्रसाद के बारे में हमने पढ़ा, पहले आपके बने थे
पहले आपके राष्ट्रपति बने थे और वहीं पे राजेंद्र प्रसाद बने थे कृषि मंत्री व खाद्य मंत्री। कृषि व खाद्य मंत्री जो भी वर्तमान में नरेंद्र तोमर है, लेकिन जो पहले जो बने थे वो कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद जो है वो बने थे। ठीक है, ये ध्यान रखना। सरदार पटेल पहले गृह मंत्री, आपसे पूछे कौन बने थे? सूचना व प्रसारण मंत्री सरदार पटेल जो है वो बने थे। एक वित्त मंत्री के बारे में पूछा जाता है, वित्त मंत्री हम पढ़ते हैं वित्त मंत्री के बारे में जब भी बात आती है वित्त मंत्री की, पहले जो कौन बने थे? फर्स्ट षणमुखम शेट्टी, आर के षणमुखम शेट्टी जो है वो पहले बने थे वित्त मंत्री। अभी वर्तमान के अंदर कौन है? निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन, और निर्मला सीतारमन महिला के तौर पर दूसरी वित्त मंत्री है, पहली बनी थी इंदिरा गांधी, ध्यान रखना। और पहले कानून मंत्री और विधि मंत्री पूछा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य काजू के सर्वाधिक उत्पादन के लिए, सर्वाधिक काजू के उत्पादन के लिए कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर। इसके बाद पपीता की उत्पत्ति स्थान कौन सा है? पपीता का अगर आपसे पूछ ले इसका साइंटिफिक नेम केरिका पपाया, नाम से ही आप बता सकते हो अगर ऑप्शन आए, करिका पपाया। और इसका उत्पत्ति स्थान कहां पर है? तो उष्ण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। चाय का उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा गया कहां पर? चीन, जैसे चाय जैसे चीन, चाय के अंदर सबसे पहले नंबर पे भी चीन पड़ेगा। आलू जो है उसका उत्पत्ति स्थान अगर आपसे पूछ ले तो पेरू हो जाएगा। और गन्ना अगर आपसे पूछ ले तो भारत जो है उसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। तो ये इसके साथ साथ आप ध्यान रख लेना। लखनऊ 49, लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है, तो किसकी हो जाएगी? तो ये अमरूद की एक किस्म है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। और इसको क्या सरदार अमरूद के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और लखनऊ 49 जो कि आपकी कौन सी अमरूद की एक किस्म, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिखर है, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शिखर अगर आपसे पूछा गया तो यहां पर आना चाहिए था कंचनजंगा, लेकिन वो ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑप्शन नंबर ए माना गया। अगर हम देखें सबसे पहले नंबर पे आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट सबसे पहले नंबर पर है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है। कहां पर पड़ता है? चीन व नेपाल की बाउंड्री के ऊपर पड़ेगा, जहां पर नेपाल के अंदर इसको बोला गया सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है, और चीन के अंदर इसको क्या बोला जाता है? जैसे इनके नाम होते हैं चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा बोला जाता है चीन के अंदर माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना नेपाल व चीन की बाउंड्री पर। अगर आपसे पूछे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कहां से होती है, तो दो तरफ से होती है, या तो नेपाल की तरफ से या चीन की तरफ से। ठीक है, पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछ ले K2, और K2 की बात करें तो इसकी कितनी 8,611 मीटर, कहां पर पड़ेगा? भारत के अंदर ये हो जाएगा, भारत के अंदर। ठीक है, तीसरे नंबर पे आपसे पूछे तो कंचनजंगा, कंचनजंगा, और इसकी ऊंचाई कितनी 8,585-86 बोलो इसको, और भारत व नेपाल की बाउंड्री के ऊपर रहेगा। चौथे नंबर पर जो है वो रहेगा माउंट लहोत्से जो कि 8,516 मीटर, और ये कहां पर? नेपाल के अंदर हो जाएगा। आप देखोगे नेपाल के अंदर ही लगभग आपके पड़ते हैं दोनों तीनों, और यहाँ पर कौन सा? पहले नंबर पे माउंट एवरेस्ट, दूसरे पर K2 कंचनजंगा, और लहोत्से, माउंट लहोत्से चौथे नंबर की सबसे ऊंची चोटी जो कि यहां पर दे रखी है, ऑप्शन नंबर सी। ये चौथी होगी, ये आपकी सेकंड होगी, ये आपकी फर्स्ट होगी, और ये तो आपकी होगी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका इसके अकॉर्डिंग बनेगा राइट आंसर। 1724 में हैदराबाद राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? हैदराबाद राज्य के बारे में 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहली बात, हैदराबाद क्या है? हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की कैपिटल। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। और इसके साथ इसको क्या बोलते हैं? हाईटेक सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, हाईटेक सिटी। ठीक है, इसके अंदर पूछा गया 1724 में हैदराबाद राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये किया गया असफ जाह के द्वारा इसको स्थापित किया गया, और पूरा नाम इसका जो रहेगा वो निजाम उल मुल्क असफ जाह, ये उपाधि दी गई थी मुगलों के द्वारा इस पर्सन को, और वैसे इसका नाम था असफ जाह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका वो राइट आंसर। नेक्स्ट, महान संगीतकार तानसेन, तानसेन की बात की जाए तो तानसेन से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, पहली बात तानसेन की बात करें तो इनका असली में नाम क्या था? तो रामतनु पांडे, रामतनु पांडे जो इनका असली में नाम था, और इनका नाम जो है वो तानसेन। इनको मियां तानसेन के नाम से भी जाना जाता है। तो मियां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? अकबर के द्वारा दी गई, क्योंकि अकबर के नवरत्न में से एक था। ठीक है, और
जो तानसेन जो है वो क्या गाया करते थे, एक संगीतकार थे, ठीक है, आप सभी को पता है। और ये क्या राग मल्हार जो है वो गाया करते थे। राग मल्हार आपसे पूछे किसकी, तानसेन का हो जाएगा। और इनके गुरु कौन थे, स्वामी हरिदास इनके गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और ये अकबर के दरबार में आए थे, उससे पहले ये किसके दरबार में थे, तो तानसेन जो है वो उससे पहले राजा रामचंद्र सिंह, तो राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में पहले जो तानसेन जो हुआ करते थे, लेकिन बाद के अंदर इनको कहां पर, अकबर के दरबार के अंदर इनको बुलाया गया और ये नवरत्न के अंदर इनके शामिल हो गए। ठीक है, स्वामी हरिदास इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। इनका असली के अंदर नाम रामतनु पांडे। बीरबल की बात करें तो बीरबल का असली के अंदर नाम क्या था, महेश दास था। महेश दास असली में इनका नाम था। इसके बाद भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो भारत के अंदर अगर आप देखोगे, पहली बात फलों के उत्पादन के अंदर क्वेश्चन पूछा गया कई बार, पहले नंबर पे आता है चीन और सेकंड नंबर पे अपना भारत जो है वो आता है। तो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्पादन किसका हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा, आम है। और आम जो राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम है। और इसी आम को क्या बनाया गया, क्योंकि इसकी मिठास और इसकी सुगंधता के कारण इसको राष्ट्रीय फल का दर्जा दिया गया और इसका सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर जो है वो आम का होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो इसका वो राइट आंसर। संसार में अनानास का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो अनानास का जो पूछा गया इसका कौन सा हो जाएगा, कोस्टारिका। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। कोस्टारिका जो है वो अनानास के उत्पादन के अंदर पहले नंबर पे है। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की गई, ये देखो अभी थोड़ी देर पहले जब आया था हमने पढ़ा था इसके बारे में कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है IMT जो उसकी गणना की जाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। कितने, 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से, यूपी, MP, AP, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ व उड़ीसा। छत्तीसगढ़ व उड़ीसा, तो ये 5 वो राज्य है जिनमें से ये गुजरती है, तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने की अंतिम सत्ता। मूलभूत अधिकार मतलब आपके कौन से मौलिक अधिकार जो रहेंगे, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहां पर है, पहली बात भारत के संविधान के भाग 3 के अंदर है और इसी भाग 3 को आपका क्या बोला गया, इसको बोला गया अधिकार पत्र। अधिकार पत्र बोला गया। अगर इंग्लिश में बोले तो क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मैग्ना कार्टा किसको, भाग 3 को आपका अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा बोला जाता है, संविधान के भाग 3। और इसी में 12 से लेकर 35 तक है। कहां से लिए थे हमने, अमेरिका से इनको लिया गया है और ये आपके हो गए। अगर आपसे ये पूछ ले कि इसके अंतिम सत्ता किसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। और आपके मौलिक अधिकार अगर आपसे पूछे कितने हैं, पहले 7 थे इसके अंदर, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि आपका था 1978 का, इसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था। और इसको कहां पर ले गए थे, इसको ले गए 301 के अंदर। आर्टिकल 301 के अंदर अभी वर्तमान के अंदर संपत्ति का अधिकार है। और अभी HCS के एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि आर्टिकल जो संपत्ति का अधिकार है वो संविधान के किस भाग के अंदर है, तो ध्यान रखना है आर्टिकल तो हो जाएगा 300A और भाग जो है वो हो जाएगा 12, भाग 12 के अंदर है। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन 1978। अभी वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार जो है वो रहेंगे। तो इसमें ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर। मौलिक अधिकार हर एक आदमी की, हर एक पर्सन की ये राइट्स होते हैं वो खुद के, लेकिन इमरजेंसी के दौरान आपके ये राइट्स भी लिए जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ध्यान रखना आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हालत के अंदर किसी से नहीं छीने जा सकते। ये आपके लिए मतलब कि कंपलसरी है, इसको कभी छीना नहीं जा सकता। बाकी आपके मौलिक अधिकार कभी भी छीने जा सकते हैं, मतलब इमरजेंसी के दौरान उनको छीना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। इसके बाद राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख, जैसे भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, उसी तरह से राज्य का आपका राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और अगर राज्यपाल का पूछा जाए आर्टिकल कौन सा है, तो राज्यपाल का आर्टिकल देखो, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों के लगभग सेम से है। अगर हम देखें राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर आपको एक याद है, अगर आपको एक भी याद नहीं है तो अभी याद हो जाएंगे। देखो अगर आपसे ये पूछ ले आर्टिकल कौन सा है, तो राष्ट्रपति का आर्टिकल जो है वो 52 है। ठीक है, राज्यपाल का आर्टिकल कौन सा है, तो एक जोड़ दो इसके अंदर 52 और एक कितना 53, और एक हमने जोड़ा वो आगे लिख दो 153। ठीक है, एज अगर आपसे पूछ ले तो कितनी, इसकी भी 35 वर्ष और इसकी भी 35 वर्ष।
ठीक है, ये हो गया। कार्यकाल कितना, 5 वर्ष, ये भी 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। एक आपसे पूछा जाता है अध्यादेश जारी करने की पावर। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति के पास जो आर्टिकल होता है वो 1, 2, 3 होता है आर्टिकल, और वहीं पे अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल के पास पावर जो होती है वो आर्टिकल 2, 1, 3 होता है। ठीक है, तो लगभग आप देखोगे मिलते जुलते से सारी चीजें हैं, और इस तरह से आप इनको याद रख लेना। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राज्यपाल। और अभी एग्जाम के अंदर कल 21 तारीख को, हाँ अभी एक एग्जाम हुआ था पंजाब के अंदर, उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की जो है वो क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है, क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है राज्यपाल की, किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो ध्यान रखना है क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल के क्षमादान की पावर जो उसके पास है, वहीं पर आर्टिकल 61 के अंदर क्या दिया गया है, इम्पीचमेंट जो है वो दिया गया है। इम्पीचमेंट माने आपका क्या हो जाएगा, महाभियोग जिसको हम बोलते हैं, जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, महाभियोग। ठीक है, लेकिन 161 के अंदर राज्यपाल के क्षमादान की पावर जो इसके पास है। अब देखो हमने पढ़ा इसके अंदर आर्टिकल 153 के अंदर क्या दिया गया, राज्यपाल, मतलब कि 153 के अंदर यह दिया गया संविधान के अंदर कि हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, हर एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, ये दिया गया, लेकिन इसमें यह दिया कि हर एक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। उस समय सिर्फ एक पर्सन एक ही राज्य का राज्यपाल हो सकता था, लेकिन उसके बाद 7वां संविधान संशोधन जो हुआ था, जो कि था 1956 का, इसके अंतर्गत ये किया गया कि एक व्यक्ति जो है एक से ज्यादा यानी कि 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। जैसे अभी आपने देखा पीछे सी आनंदीबेन पटेल जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही थी, उसी तरह से एक व्यक्ति जो है वो एक से ज्यादा या 2 राज्यों का जो है वो गवर्नर हो सकता है। ये किया गया था 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बूजियर जो वो किस देश का निवासी था। तो चंडीगढ़ का जो वास्तुकार जो था वो ली कार्बूजियर फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। चंडीगढ़ की बात की जाए तो इसकी आधारशिला फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया 1952 के अंदर, जो इसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया यानी कि आधारशिला इसकी रखी गई। एरिया जो दिया गया वो कौन सा था, तो वर्तमान का अंबाला जो है, अंबाला जो है ना, जो उस समय क्योंकि एक ही था, क्योंकि उस समय ना तो पंचकूला बना हुआ था ना आपका यमुनानगर, तो टोटली एक ही हुआ करता था। तो मतलब जो अंबाला का जो एरिया था उसी में से चंडीगढ़ को बनाने के लिए एरिया दिया गया था। चंडीगढ़ का एरिया अभी वर्तमान के अंदर कितना 114 वर्ग किलोमीटर है एरिया। और अगर आपसे ये पूछे इसकी साक्षरता दर जो है वो कितनी है, साक्षरता दर, तो साक्षरता दर जो है वो लगभग 86% है अभी वर्तमान के अंदर चंडीगढ़ की। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। हरियाणा सरकार के द्वारा जल संरक्षण मिशन जो है वो कब प्रारंभ किया गया, तो जल संरक्षण मिशन हरियाणा सरकार के द्वारा 2001 में इसको शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और अभी वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री अभी वर्तमान के अंदर कौन हो जाएंगे, तो गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत जो अभी वर्तमान के अंदर जल शक्ति मंत्री जो है वो हो जाएंगे जल मंत्री। ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर। और इस क्लास के अंदर हम इतने करेंगे, आप बताओ कमेंट करके कि हरियाणा के जो है, हरियाणा का जल व सिंचाई मंत्रालय किसके पास है, कमेंट करके बताओ। ये क्वेश्चन आपके लिए, वरना नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, क्योंकि हरियाणा के मंत्रिमंडल से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा जब एग्जाम आएगा। और मंत्रिमंडल के बारे में हम डिटेल से बात भी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं किया वो जाकर देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक आधा जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो बस इस क्लास के अंदर इतने ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और क्लासेस अभी हम रेगुलर करेंगे, कुछ 1-2 पेपर जो आए हुए हैं वो पेपर का भी सॉल्यूशन करेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसके अंदर दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के अंदर, क्लास के अंदर। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।